नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th इंग्लिश की किताब फ्लेमिंगो के पहले और सबसे मार्मिक अध्याय द लास्ट लेसन का पूरा हिंदी अनुवाद, जो आपको यूपी बोर्ड की परीक्षा में आपकी बहुत ही मदद कर सकता है यदि आप चाहें तो। और वो चाहना आपका ये है, बिल्कुल तन मन धन से, बिल्कुल एकाग्र मन से, बस एक सन्नाटी जगह में बैठकर बस थोड़ी देर के लिए यूँ समझिए कि बस आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल सुनना और सुनना है, सिर्फ सुनना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देर से चला और मुझे डांटे जाने का बहुत डर था, खासकर इसलिए क्योंकि एम हेमल ने कहा था कि वह हमसे पार्टिसिपल्स पर प्रश्न करेंगे और मैं उनके बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था। एक पल के लिए मैंने स्कूल से भाग जाने और बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा। मौसम इतना गर्म, इतना उज्जवल था, पक्षी जंगल के किनारे चहचहा रहे थे और आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में प्रूसियन सैनिक ड्रिल कर रहे थे। ये सब पार्टिसिपल्स के नियमों की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक था, लेकिन मेरे पास विरोध करने की शक्ति थी और मैं जल्दी से स्कूल की ओर भागा। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने एक बड़ी भीड़ थी। पिछले 2 वर्षों से हमारी सभी बुरी खबरें वहीं से आई थी। हारे हुए युद्ध, भर्ती, कमांडिंग ऑफिसर के आदेश। और मैंने बिना रुके अपने आप से सोचा, अब क्या मामला हो सकता है। तभी वहां से जितनी जल्दी हो सकता था जा रहा था। लोहार वाचर, जो अपने प्रशिक्षु के साथ वहीं था, बुलेटिन पढ़ रहा था। उसने मुझे पुकार कर कहा, इतनी तेजी से मत जाओ बच्चे, तुम्हारे पास अपने स्कूल पहुंचने के लिए काफी समय होगा। मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है और मैं हांफता हुआ एम हेमल के छोटे बगीचे में पहुंच गया। आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो एक बड़ी हलचल होती थी जिसे गली में सुना जा सकता था। डेस्कों को खोलने और बंद करने की आवाज़ें, एक साथ जोर से दोहराए जाने वाले पाठ, अपने कानों पर हाथ रखे हुए ताकि बेहतर ढंग से सुना जा सके, और शिक्षिका का बड़ा डंडा मेज पर खटखटाना। लेकिन अब सब कुछ इतना शांत था। मैंने खिड़की के माध्यम से देखा कि मेरे सहपाठी पहले ही अपनी जगहों पर थे और एम हेमल अपने भयानक लोहे के रूलर को अपनी बाह के नीचे दबाए हुए इधर उधर टहल रहे थे। मुझे दरवाज़ा खोलना था और सबके सामने अंदर जाना था। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा और डरा हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हेमल ने मुझे देखा और बड़ी दयालुता से कहा, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ छोटे फ्रेंड्स, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। मैं बेंच पर कूदकर अपनी डेस्क पर बैठ गया। जब तक मैंने अपनी घबराहट पर थोड़ा काबू नहीं पा लिया, तब तक मैंने देखा कि हमारे शिक्षक ने अपना सुंदर हरा कोट, अपनी झालरदार शर्ट और वह छोटी काली रेशमी टोपी पहनी हुई थी जो सब कढ़ाईदार थे, और वह निरीक्षण के दिनों या पुरस्कार वितरण के दिनों को छोड़कर कभी नहीं पहनते थे। इसके अलावा पूरा स्कूल इतना अजीब और गंभीर लग रहा था। लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया वह यह थी कि पीछे की बेंचें, जो हमेशा खाली रहती थी, उन पर गांव के लोग शांत चाप बैठे थे, बिल्कुल हमारी तरह। बूढ़ा हाउसर अपनी तिकोनी टोपी के साथ, पूर्व मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर और इसके अलावा कई अन्य। हर कोई उदास दिख रहा था और हाउसर एक पुरानी प्राइमर लाया था जिसके किनारे अंगूठे से मैले हो गए थे और उसने उसे अपने घुटनों पर खोल रखा था, जिसके ऊपर उसके बड़े चश्मे रखे हुए थे। जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था तो एम हेमल अपनी कुर्सी पर चढ़ गए और उसी गंभीर और सज्जनतापूर्ण लहजे में जिसका उपयोग उन्होंने मेरे लिए किया था, बोले, मेरे बच्चों, यह आखिरी पाठ है जो मैं आपको दूंगा। बर्लिन से एक आदेश आया है कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। नए शिक्षक कल आ जाएंगे। यह आपका अंतिम फ्रांसीसी पाठ है। मैं चाहता हूं कि आप सब बहुत ध्यान दें। ये शब्द मेरे लिए बिजली के कड़कने जैसे थे। ओह कमीनों, उन्होंने टाउन हॉल में यही तो बुलेटिन बोर्ड पर लगाया था, मेरा अंतिम फ्रांसीसी पाठ।
क्यों? मुझे तो मुश्किल से ही लिखना आता था। मुझे अब और कभी नहीं सीखना चाहिए। मुझे वहीं रुकना होगा। तो फिर मैं कितना दुखी था कि मैंने अपने पाठों को ना सीखने के लिए पक्षियों के अंडे खोजने या सार नदी पर फिसलने के लिए अपना समय बर्बाद किया। मेरी किताबें, जो थोड़ी देर पहले तक मेरे लिए इतनी बोझिल थी, ले जाने में इतनी भारी थी। मेरा व्याकरण और संतों का इतिहास अब पुराने दोस्त की तरह थे, जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था। और एम हैमल के बारे में भी यह विचार कि वह चले जा रहे थे कि मैं उन्हें फिर कभी नहीं देखूंगा, ने मुझे उनके रोलर और वह कितने क्रोधित थे सब भुलवा दिया। अरे बेचारा आदमी, यह इस आखिरी पाठ के सम्मान में था कि उसने अपने सबसे अच्छे संडे के कपड़े पहने थे। और अब मैं समझ गया कि क्यों गांव के बूढ़े लोग कमरे के पीछे बैठे थे। यह इसलिए था क्योंकि वे भी दुखी थे कि वे स्कूल नहीं गए थे। यह उनके लिए हमारे शिक्षक को उनकी 40 साल की वफादार सेवा के लिए धन्यवाद देने का एक तरीका था, और देश के प्रति अपना सम्मान दिखाने का, जो अब उनका नहीं था। जब मैं यह सब सोच रहा था, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया। अब मेरी बारी थी पाठ सुनाने की। पार्टिसिपल्स पर उस भयानक नियम को बिना किसी गलती के जोर से और स्पष्ट रूप से कहने के लिए मैं क्या कुछ नहीं देता। लेकिन मैं पहले ही शब्द पर उलझ गया और वहीं खड़ा रहा, अपना दिल धड़कते हुए। ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैंने सुना एम हेमल मुझसे कह रहे थे, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं छोटे फ्रेंड्स, तुम्हें बुरा महसूस करना ही होगा। देखो यह कैसा है। हर दिन हमने अपने आप से कहा है, वाह मेरे पास काफी समय है, मैं इसे कल सीख लूंगा। और अब तुम देखते हो कि हम कहाँ आ गए हैं। यही एल्सिस की सबसे बड़ी परेशानी है, वह सीखने को कल पर टाल देती है। अब बाहर के उन लोगों के पास यह कहने का अधिकार होगा कि तुम फ्रांसीसी होने का दिखावा कैसे करते हो, और तुम ना तो अपनी भाषा बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो मेरे प्यारे छोटे फ्रेंड्स। हम सबके पास खुद को धिक्कारने के लिए बहुत कुछ है। तुम्हारे माता पिता इतने उत्सुक नहीं थे कि तुम पढ़ो। वे तुम्हें खेत पर या आरा मशीन पर काम कराने के लिए अधिक रुचि रखते थे, ताकि थोड़ा और पैसा आ सके। और मैं भी दोषी रहा हूँ। क्या मैंने तुम्हें अक्सर अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा है, बजाय इसके कि तुम अपना पाठ सीखो? और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी? फिर एक चीज से दूसरी चीज पर एम हेमल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करने लगे, यह कहते हुए कि यह दुनिया की सबसे सुंदर भाषा थी, सबसे स्पष्ट, सबसे तार्किक, कि हम इसे हमारे बीच सुरक्षित रखना चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है, तो जब तक वे अपनी भाषा को मजबूती से पकड़ कर रखते हैं, तो यह ऐसा है मानो उनके पास जेल की चाबी हो। फिर उन्होंने व्याकरण की किताब खोली और हमें हमारा पाठ पढ़ा। मैं यह देखकर चकित था कि मुझे यह सब कितनी अच्छी तरह समझ में आया। उन्होंने जो कुछ भी कहा वह इतना आसान लगा। मुझे लगता है कि मैंने कभी इतनी ध्यान से नहीं सुना था, और उन्होंने भी कभी इतनी धैर्य से नहीं समझाया था। ऐसा लगा जैसे बेचारे आदमी को जाने से पहले वह सब कुछ हमें एक बार में ही दे देना चाहता था, जो वह जानता था, और इसे हमारे सिर में एक झटके में डाल देना चाहता था। व्याकरण के बाद हमारे पास लेखन का पाठ था। उस दिन एम हैमल के पास हमारे लिए नई कापियाँ थीं, जिन पर सुंदर गोल लिखावट में लिखा था, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। वे छोटी झंडियों की तरह लग रही थी, जो हर डेस्क पर एक खूंटी से लटकी हुई थी। आपको देखना चाहिए था कि हर कोई कितनी मेहनत से काम कर रहा था और कितनी शांति थी। केवल पेन के कागज पर खरोंचने की आवाज थी। एक बार कुछ भृंग उड़कर अंदर आए, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, यहां तक कि सबसे छोटे बच्चों ने भी नहीं, जो मछली के कांटे बनाने में व्यस्त थे, जैसे कि वह भी फ्रांसीसी हो। छत पर कबूतरों ने बहुत धीमी आवाज में गुटुरगू की, और मैंने अपने मन से सोचा, क्या वे उन्हें भी जर्मन में गाने के लिए मजबूर करेंगे? जब भी मैंने लिखने से ऊपर देखा, मैंने एम हैमल को देखा, जो अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे थे और एक चीज से दूसरी चीज को घूर रहे थे।
जैसे कि वे अपने मन में इस छोटे स्कूल कमरे की हर चीज़ को ठीक उसी तरह चित्रित करना चाहते थे जैसा कि वह था। कल्पना कीजिए दोस्तों, 40 साल से वह वहीं थे, अपने बगीचे के सामने और अपनी खिड़की के सामने। केवल डेस्क और बेंचें ही घिसकर चिकनी हो गई थी। अखरोट के पेड़ बगीचे में लंबे हो गए थे और हाफ पॉइंट जिसे उन्होंने खुद लगाया था खिड़की से लिपटकर छत तक पहुंच गई थी। उन्हें यह सब छोड़ते हुए उनका दिल कितना टूटा होगा। उनकी बहन जो उन पर कमरे में अपना सामान पैक कर रही थी क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़कर जाना था। फिर भी उनके पास हर पाठ को अंत तक सुनने की हिम्मत थी। लेखन के बाद हमारे पास इतिहास का पाठ था और फिर बच्चों ने कमरे के पीछे बा बी बू को एक साथ उच्चारित किया। वहां बूढ़ा हाउसर ने अपना चश्मा लगाया हुआ था और अपने प्राइमर को दोनों हाथों में पकड़े हुए उनके साथ अक्षरों को उच्चारित कर रहा था। आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था। उसकी आवाज डर से कांप रही थी और उसे सुनना इतना हास्यास्पद था कि हम सब हंसना और रोना चाहते थे। मुझे वह अंतिम पाठ कितनी अच्छी तरह याद है। अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, फिर गिरजाघर में प्रार्थना की घंटियां बजी। ठीक उसी क्षण ड्रिल से लौटते हुए प्रूसियन सैनिकों की तुरछी की आवाज हमारी खिड़कियों के नीचे सुनाई दी। एम हेमल अपनी कुर्सी पर बहुत पीला होकर खड़े हो गए। मैंने उन्हें इतना लंबा कभी नहीं देखा था। मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा, मैं लेकिन किसी चीज ने उनका गला घोंट दिया। वह आगे बोल नहीं पाए। फिर वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े, चाक का एक टुकड़ा लिया और पूरी ताकत के साथ जितना वह जुटा सकते थे उतना बड़ा लिखा, विवे ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। फिर वह रुक गए और अपना सिर दीवार से सटा लिया और बिना एक शब्द कहे उन्होंने हमारे लिए एक हाथ का इशारा किया। स्कूल खत्म हो चुका है, आप जा सकते हैं। दोस्तों, ये चैप्टर तो एंड होता है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एम हेमल क्यों कहते हैं कि जब किसी राष्ट्र को गुलाम बनाया जाता है तो वह अपनी भाषा को पकड़ कर रखना उनके लिए जेल की चाबी के समान है। इस कथन का क्या अर्थ है? दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सटीक आपको पास होगा। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रेंच को अपनी पढ़ाई और भाषा को कल तक टालने की गलती का एहसास कैसे होता है? यह सबक आज के छात्रों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये भी अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। फिर थर्ड क्वेश्चन है, द लास्ट लेसन के माध्यम से एम हेमल अपने पेशे और अपनी मातृभाषा के प्रति किस प्रकार का गहन प्रेम और समर्पण दर्शाते हैं? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, अंतिम पाठ के दिन एम हेमल का व्यवहार उनके सामान्य रूप से सख्त स्वभाव से कैसे भिन्न था? उनकी आंखों में कौन सी भावनाएं झलक रही थी? फिर क्वेश्चन है, बुलेटिन बोर्ड पर कौन सा आदेश लगा था? इस आदेश ने स्कूल और अल्सेस के लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित किया? और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये ज़रूर आप देखना क्योंकि ये 100% आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन ये है, एम हेमल ने फ्रांसीसी भाषा न सीख पाने के लिए केवल छात्रों को नहीं बल्कि उनके माता पिता और यहाँ तक कि खुद को भी दोषी क्यों ठहराया? दोस्तों, मेरे मित्रों, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसे आप ज़रूर देखें, कई बार इसे रिपीट ज़रूर करें। ये 100% आ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, यह था लास्ट लेसन का पूरा हिंदी अनुवाद। हमें उम्मीद है कि एम हेमल और छोटे फ्रेंड्स की यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी और आपको अपनी भाषा और देश के महत्व का एहसास कराया होगा। अगर आपको यह अनुवाद पसंद आया और अपने आप के लिए मददगार साबित हुआ तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा भावुक लगा। और हाँ, ऐसे ही महत्वपूर्ण एजुकेशन कंटेंट और कहानियों के हिंदी अनुवाद के लिए हमारे चैनल ईयर फेस को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।